इस ऐतिहासिक बजट पे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास पैनल है। सुनील कांत गुंजाल साहब है, चेयरमैन हीरो एंटरप्राइजेस से, और डॉक्टर राजेश जैन हैं, ये पेनिशिया बायोटेक से हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पे, और सीआईआई की नेशनल कमेटी बायोटेक्नोलॉजी में भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं सेक्टर स्पेसिफिक सवाल आप लोगों से पूछूं, ये बजट कैसा, आपका पहला रिएक्शन क्या है? जो उम्मीद थी उससे बेहतर आपको लगता है ये है? क्योंकि काफ़ी कुछ है, मिडिल क्लास के हाथ में अब ज़्यादा पैसा आ रहा है। जिस सपोर्ट की ज़रूरत थी मिडिल क्लास को, आपको लगता है इस बजट ने काफ़ी हद तक उसको पूरा किया है? पहले बहुत सारी जो रिकमेंडेशन सीआईआई की तरफ से दी गई थी वो इस बजट के अंदर कवर्ड थी, लेकिन जो पॉजिटिव सरप्राइज रहा है सबके लिए वो है जो एग्जाम्पशन दिया है इनकम टैक्स के ऊपर 7 लाख से 12 लाख का डायरेक्टली, कि उसमें बढ़ोतरी हो गई, ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इतनी होगी ये मेरा नहीं ख्याल किसी की भी इतनी एक्सपेक्टेशन थी। इसका जो पॉजिटिव आउटकम है कि इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के हाथ में जो सरप्लस आएगा उससे वो केवल 3 चीज़ कर सकते हैं, या सेविंग बढ़ा सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, और तीनों में फ़ायदा है। जो स्पेसिफिकली कंजम्पशन बढ़ने से जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की कैपेसिटी एनहेंसमेंट की, जो कुछ सालों से लैग कर रही थी, वो भी इसके अंदर एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सरकार की एक तरफ जो इन्वेस्टमेंट चल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बल्क ऑफ द सपोर्ट था इकोनॉमी को। इसके साथ पैरेलल के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़रूरी थी, वो लगता है कि इससे आगे चल पड़ेगी। और कई सारे और एरियाज हैं जो उन्होंने कवर किए हैं। वेरी वाइड कवरेज हैज़ बीन डन एक्चुअली इन द बजट। तो राजेश सर, जैसा सुनील सर बता रहे थे कि जो एक सबसे की टेक अवे है वो है टैक्स एग्जेम्पशन जो दिया गया है, आप सहमत हैं इससे? और जो एक काफ़ी समय से बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था में जो चीज़ की ज़रूरत है वो है कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के हाथ में कैसा पैसा दिया जाए, आपको लगता है काफ़ी हद तक ये जो समस्या है ये इसमें सॉल्व करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्लूइड इनकम आपके हाथ में आ जाएगी, जैसे बताया गया 3 ही एरियाज हैं जिसमें आप लोग उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक में पैसा रखोगे या ज़्यादा खर्च होगे। मुझे लगता है कि यंगर जनरेशन वुड लाइक टू गो आउट, बाहर जाएंगे और उस चीज़ को स्पेंड करेंगे। इक्विटी मार्केट भी बढ़ेगी, हो सकता है इट्स नॉट डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट्स, मे बी दे विल गो अप एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट और अपने लिए फैसिलिटेट भी करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो फार्मर्स के लिए एक मेजर पुश दिया गया है इस पर्टिकुलर बजट में, एंड स्पेसिफिकली बिहार में something that is growing which is मखाना, it's a product of commerce which is doing well, बहुत अच्छा कर रहा है हमारे भारत में और इंटरनेशनली भी। तो फिर ये फार्मर्स को ही इनकम बढ़ाएगा और वो ये नेशन वाइड होगा जहाँ जहाँ मखाना बन सकता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, खर्च करेंगे, हर तरीके से मदद करेगा। सुनील सर, चूंकि आप काफ़ी स्टार्टअप से भी बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, एक बड़ा फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है काफ़ी समय से, 10,000 करोड़। क्या लगता है कि हमने एक बार स्टार्टअप इंडिया तो लॉन्च किया था, उसके बाद एक जो नेक्स्ट पुश की ज़रूरत थी वो हम इस फंड ऑफ फंड्स में देख सकेंगे? ये शायद ज़रूरी भी था, ये बहुत वेलकम अनाउंसमेंट है, लेकिन शायद ज़रूरी भी था, क्योंकि जो पिछला उन्होंने क्रिएट किया था इस तरह का फंड, वो करीबन वो ख़त्म हो चुका है। सो सिडबी जो बहुत बड़ी सपोर्ट देता है बाकी फंड्स को, वो उनके लिए ये ज़रूरी था कि इस तरह का फंड एडिशनल उनके पास आए, ताकि जो ओवरऑल एक एक्टिविटी, क्योंकि अगर हम देखें हमारे को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है एज ए नेशन, इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और जॉब्स। वो जो बड़ी एंटरप्राइज, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज होती है, उनमें कम होती हैं, उनमें ज़्यादा लॉजिस्टिक्स क्रिएट होते हैं, ब्रांडिंग क्रिएट होती हैं, डिज़ाइन क्रिएट होते हैं, लेकिन जो लार्ज जॉब्स होते हैं वो नई एंटरप्राइज में क्रिएट होते हैं। तो इसलिए स्टार्टअप को हमारे को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 5 साल की रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन भी दी, कुछ उनकी उम्मीदें और थी, शायद आगे चलकर हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं, ये बहुत वाइड कवरेज की है, एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी लेकर, रिसर्च लेकर, इनोवेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्किलिंग को लेकर के, और इंडस्ट्री के लिए खासकर जो M&A को उन्होंने ईज करने के लिए कहा है वो बहुत ज़रूरी है इस समय। और ओवरऑल एक्सपोर्ट को उन्होंने काफ़ी इंकरेजमेंट दी है, टू मेक एंड इनोवेट इन इंडिया, उसको इंकरेजमेंट दी है। जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका उन्होंने राइट डाउन टू रॉ मटेरियल तक, चाहे कोबाल्ट है, चाहे लिथियम आयन की रिसाइकलिंग है, चाहे उनका इंपोर्ट है, उन सबको उन्होंने अलग अलग तरह से, किसी को इंपोर्ट ड्यूटी में, किसी को सपोर्ट करके, किसी को गारंटी करके,
कई सारे एरियाज कवर किए हैं। बिल्कुल सर, इसी पे आप पे आना चाह रहा था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जी। वो काफ़ी समय से उनकी बात हो रही थी, अब आपने इसके एग्जाम्पशन को बढ़ाया है। अब बहुत सारे, खासतौर पर लिथियम आयन बैटरी जो कि बहुत की है हमारे ईवी मिशन में भी, आपके मोबाइल में भी लगते हैं बैटरीज, इससे कितना सपोर्ट मिलेगा खासतौर पे क्लीन मोबिलिटी के सेक्टर में? आपको लगता है इसकी ज़रूरत कितनी थी? डायरेक्टली बेनिफिट होगा, क्योंकि आप देखिए इस समय बहुत बड़ी सारी जो ऑलमोस्ट मोनोपोली कई साल की चल रही थी वो चाइना की थी। ये ज़रूरी था कि 2, 3, 4 और कंट्रीज़ के अंदर ये सिग्निफिकेंट साइजेबल कैपेसिटी क्रिएट हो, और हमें सबसे ज़रूरी था कि हमारे मुल्क में हो, इंडिया के अंदर हो, क्योंकि इस समय सारी दुनिया आपस में खिंच रही है। तो जो टेंशन चल रही है कंट्रीज़ में, इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन भी एनहेंस करनी है। इसलिए जो 12 मिनरल्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया, कुछ को रिडक्शन दिया, कुछ रिसाइकलिंग को इनकरेज किया, कुछ इंपोर्ट को इनकरेज किया। सो ओवरऑल, और उन्होंने स्पेसिफिक जो सपोर्ट बात की है क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए, बैटरीज के लिए, विंड मिल्स के लिए, सोलर प्रोडक्शन के लिए, वो भी वेरी वेलकम। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो है स्टेट्स के साथ मिल करके उन्होंने 3-4 स्कीम्स अनाउंस की हैं कि स्टेट्स ये भी पैसा डालेंगे, क्योंकि इवेंचुअली एक्शन तो स्टेट्स के अंदर है। हम एज अ कंट्री कुछ भी नहीं करते, जो करते हैं किसी स्टेट के अंदर में, किसी गांव में करते हैं। और इसलिए जैसे टूरिज्म का जो उन्होंने अनाउंस किया स्पेसिफिक फोकस, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि टूरिज्म दुनिया में से amongst the highest multipliers है जो of job creation, of foreign exchange generation, और हमारे यहाँ इस समय डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया। इसलिए इसका फ़ायदा अक्रॉस द नेशन लोगों को होगा, स्टेट्स को होगा, सिटीज़ को होगा और गांव को भी होगा। गांव को होगा। सर ने आत्मनिर्भर ईवी सेक्टर की बात की, क्लीन एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज की बात की। एक और जो थीम देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर फार्मा। 36 ऐसी दवाइयां हैं जहां पे उन्होंने ड्यूटी कम की है, कैंसर की दवाइयां सस्ती होने जा रही है। सर, आप फार्मा सेक्टर को काफ़ी क्लोजली देखते हैं, इसमें फार्मा सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट किए हैं उसको कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत थी आत्मनिर्भर देश के अंदर बने ये मेडिसिन, और बाहर से हमें इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े? कितना ज़रूरी था ये कदम? आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सारे ऑलरेडी इनिशिएटिव्स इन प्रोसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो हम नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और 60% मार्केट शेयर हम कंट्रोल करते हैं। वैक्सीन्स में भी एवरी सेकंड चाइल्ड जो इस दुनिया में पैदा होता है, 130 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, एवरी सेकंड चाइल्ड गेट्स अ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिया। सो वेदर इट इज़ फार्मा और वैक्सीन्स, हम लोग ऑलरेडी बहुत प्रगति कर रहे हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। स्पेसिफिकली आई थिंक अब जो हम इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो चाहते हैं कि हम चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वो अब नहीं हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक PLI स्कीम निकाली थी जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई है, जिसके कारण अब बहुत इंटरमीडिएट्स और API भारत में बनने शुरू हो गए हैं। तो अगले 3 से 5 साल में मुझे लगता है कि हम लोग उसमें से बाहर आ जाएंगे। स्पेसिफिकली बात करें इन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स की, तो ये कॉमन मैन को इमीडिएटली बेनिफिट, जो इनका इस बार बजट का मूड था वो कॉमन मैन के तरफ जा रहा है, तो उनको डायरेक्टली ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स भी एग्जम्प्ट हो गए, फाइनल प्रोडक्ट भी एग्जम्प्ट हो गया, तो इमीडिएट बेनिफिट मिलता है डे टू डे कॉस्ट का। सर, इसी में हेल्थ सेक्टर में एक और बड़ा अनाउंसमेंट है कि हर जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल होगा, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। हर जिले में अगर एक कैंसर हॉस्पिटल हो तो मदद मिलेगी। 200 कैंसर डे केयर सेंटर की करने की बात कही है। कितना ज़रूरी लगता है आपको इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो पुश है? ओवरऑल फार्मा की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ इन इंडिया, हील इन इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, उसको लगता है एक थीम सेट किया है इस बजट ने? ये बहुत अच्छा थीम सेट किया है कि अगर आप एक कैंसर पेशेंट की, जो एक रेयर डिजीज़ है कैंसर और काफ़ी भारत में फैला हुआ है, अगर आप उस पेशेंट की पूरे ट्रीटमेंट को देखते हैं तो केमोथेरेपी से लेकर रेडियोथेरेपी का जो प्रोसेस है वो 3 से 6 महीने तक चलता है। आप हॉस्पिटल में जाकर तो वो ट्रीटमेंट लेकर आ गए, बट डे टू डे लाइफ को कैसे जिएंगे वो ये डे केयर सेंटर्स में उनकी हेल्प करेगा, जो कि अभी तक उन लोगों को छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं थी और मेजर सिटी में जाना पड़ता था। बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक कॉमन आदमी को अगेन बहुत फायदेमंद होगा। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा सुनील सर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, इसकी भी एक आधार रखा गया है और इसमें एक बड़ा फोकस सस्टेनेबिलिटी पे है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे है, चाहे ईवी बैटरीज हो, सोलर पैनल्स हो। ये
इसकी कितनी ज़रूरत थी? और चूंकि आप इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, तो ये मिशन मोड पे हम मैन्युफैक्चरिंग को ले जाना चाहते हैं, कितना ज़रूरी था इस समय पे? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कई वर्षों से हमारी कोशिश हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी के अंदर वो बढ़े, और आइडियली 25% तक जाना चाहिए, आइडियली 30% जाना चाहिए, लेकिन 25 तक का हमने इनिशियल टारगेट रखा हुआ था, जहां तक हम अभी नहीं जा पाए। तो इसलिए हमें कई जो भी तरीका हो सकता है ढूंढना है कि प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जिनमें हम लीडर बन सकते हैं, जिनमें हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और वो सपोर्ट करने हैं जो पीछे लैग कर, दोनों तरह के हमारे को, दोनों तरफ इंडस्ट्री को हमारे को सपोर्ट करना है और फैसिलिटेट करना है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ लार्ज एम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, जो कि उन्होंने एड्रेस भी किया है इसके अंदर। और जो आपने कहा, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और हिंदुस्तान के 3 बड़े इंपोर्ट बिल्स में से है। डिफेंस और ऑयल के अलावा तीसरा हमारा बिल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का है। इसलिए हमारे को क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जितना हम कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा। और उन्होंने न केवल उसके लिए एक तरह की सपोर्ट दिया है, उन्होंने क्लस्टर की बात की है, ताकि उसमें हर तरह की कैपेसिटी, स्किलिंग हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब चीज़ें इकट्ठी बने। और इंडस्ट्री के उन्होंने 2-3 चीज़ें और की हैं। उन्होंने M&A एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए बात की है, वो भी ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। उन्होंने स्टेट्स के मिलकर के साथ में भी मिशन, स्टेट्स की रेटिंग की भी बात की है कि कौन सी स्टेट में इन्वेस्टमेंट रेडीनेस बेटर है दूसरे से, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ओवरऑल आई थिंक बजट के अंदर काफ़ी थॉटफुली किया गया है और काफ़ी स्प्रेड करके किया गया है, वाइल मेंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट एट 4.8 विच इज़ लोअर देन 4.9 जो उनका खुद का टारगेट था। और अगले साल का टारगेट भी उन्होंने 4.5 बोला है, 4.6 जो कि पहले अनाउंस किया गया था। चलिए राजेश सर, टुकड़े टुकड़े में तो हमने कई सारी पॉलिसीज़ लाई हैं, सेमीकंडक्टर के लिए हैं, कई सारी PLI पॉलिसीज़ हैं। अब अगर एक मिशन मोड पे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो क्या, और ख़ासतौर पे जैसा सुनील सर बता रहे थे कि स्टेट्स के साथ मिलकर करने से एक अलग ही इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीज़ें, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, देश को कितनी ज़रूरत है इसकी? देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको इन एडिशन टू जो सुनील जी ने अभी बोला, अगर आप इसको दूसरे 2 और इनिशिएटिव से जोड़ेंगे ना, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्किल डेवलपमेंट, आने वाले समय में ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब हर मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर से चलेगी, तभी क्वालिटी ऊपर आएगी, तभी देश विदेश में ये मटेरियल जाएगा। अब उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो तो आपको 10वीं फेल भी मिलेगा, 12वीं फेल भी मिलेगा। उनको हम लोगों को अब ट्रेन करना है कि हम वोकेशनल कोर्सेज के अंदर इस चीज़ को डाल दें कि 3 महीने में कोई भी बंदा अगर पैशन रखता है और इंटरेस्ट रखता है, वो इन सॉफ्टवेयर को सीखे और 10th फेल भी इसको चला सकता है। एक थीम जो पिछले बजट में भी थी, इस बजट में भी थी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, पिछली बार इंटर्नशिप पे काफ़ी फोकस था। इस बार लगभग 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, AI की बात की गई है, डीप टेक फंड की बात की गई है। क्विकली दोनों से आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा सर, दुनिया की थीम आजकल सब, हर कुछ AI पे चल रहा है, चाहे स्टार्टअप्स हों, हर कोई AI की बात कर रहा है। हमने मेंशन किया इसमें AI के बारे में, और क्या किया जा सकता है अगर हम खासतौर पर AI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, डीप टेक्नोलॉजी की बात करें, काफ़ी है या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है आपको लगता है? ये स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स अच्छे हैं। अब काफ़ी तो इसका कभी भी आप सफिशिएंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड पे ये चल रहा है, ये डेवलपमेंट ऐसी है कि आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 6 महीने या साल में हम कहाँ पहुँचेंगे, हम मतलब दुनिया कहाँ पहुँचेगी, इतना रैपिड चेंज हो रहा है। इसलिए हमारे को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूरी है। हमारी जो फॉर्मल स्किलिंग है हमारे मुल्क के अंदर, शायद एज अ परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज़ अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्कूलों के अंदर वोकेशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर करें, ताकि जाकर के आगे जाकर के, जैसे जैन साहब कह रहे हैं, हमारी कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड अडेप्ट बढ़ जाए। राजेश सर, वही सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जियो पॉलिटिकल चीज़ों से हम अपने बजट को आजकल अलग नहीं कर सकते, दुनिया AI की तरफ जा रही है तो हम तो वहाँ जाएंगे। यहाँ जो बात की गई है कि अटल टिंकरिंग लैब स्कूल के लेवल पे, वो भी सरकारी स्कूलों में ले जाएं, ये आपको लगता है कि ये एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश है यहाँ पे?
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर बच्चे को देखोगे तो हम जब उसको स्कूल में भेजते हैं तो भेज देते हैं कि तू जा स्कूल में जाके पढ़ना शुरू कर, घर में मत बैठ। अब वो स्कूल में जाके क्या करेगा? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी कैपेबिलिटी को तो देखता नहीं है, जो स्टैंडर्ड करिकुलम है वो पढ़ा देता है, इसीलिए कुछ देर के बाद उनका इंटरेस्ट टूट जाता है। अब जो नए तरीके की एजुकेशन आ रही है, जिसमें हम लोग वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं या स्किल बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वो उनके अराउंड होगी कि उसको किस खेल में या किस काम तक के तरीके में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ना कि उसकी डिग्री में या स्कूल की सर्टिफिकेशन में। और ये एआई के वर्ल्ड में बिल्कुल बहुत मजबूत होने वाला है। अगर आप कुछ साल पहले जाएं, 7-8 साल पहले जाएं, तो आपने सुना होगा कि इंडिया में जितनी भी मल्टीनेशनल्स थी उनको एडिक्वेट सॉफ्टवेयर के कोडर्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने 10th फेल 12th फेल बच्चों को कोडिंग सिखा के उनके इंटरेस्ट के अराउंड एरिया में डिप्लॉय किया था, एंड दे वर अर्निंग 100,000 रुपीज पर मंथ। जिस बच्चे को 15,000 भी नहीं मिलते थे, उसको 1-1 लाख रुपया पर महीना इनकम हो गई थी। तो विच मीन्स इट इज नॉट द करंट करिकुलम, वी हैव टू अंडरगो अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे फैमिली फाउंडेशन के हम स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, हमने सबके अंदर टिंकरिंग लैब्स लगाई हुई हैं कई सालों से, और हम क्लास 2 से कोडिंग शुरू करते हैं। ओके। और उन बच्चों का जो एक्सपोजर है, जो उनका आउटकम होता है, वो डेफिनेटली एनहेंस्ड और सुपीरियर होता है। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि बच्चों को उतना ही मौका मिले जैसा कहीं भी बेस्ट इन क्लास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं बिल्कुल सी पे आ रहा था सर कि जब हम एआई की बात करते हैं, नई चीज़ों की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, तो एक क्लास की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, वो सीखेगा, वो एआई जानेगा। लेकिन यहाँ पे सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा, एक या दो, अगर आपसे मैं कहूँगा 3 ऐसे टेक अवेज बताएं इस बजट से जो कि आपको लगता है कि सबसे की हाईलाइट है। दोनों से ही पूछना चाहूँगा, पहले आपसे सुनील सर मैं पूछना चाहूँगा, 3 बड़ी चीज़ें इस बजट से आप क्या लेके जा रहे हैं? एक कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे न्यू एम्पावर्ड ग्रुप बनाया जाएगा जो सारे नॉन फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन देखेगा। वो कहीं खास मैंने डिस्कशन में सुना नहीं कहीं पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और दूसरा कि जो ओवरऑल इनकरेजमेंट की गई है, तो चाहे वो खेत में काम करने वाला है, चाहे गरीब है, तो उनकी जो बेसिक अमेनिटीज, बेसिक हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर जो सपोर्ट किया गया है वो बहुत अच्छा है। और तीसरा जो ओवरऑल बिल्डिंग कैपेबिलिटी एज ए नेशन, ये 3 मेरे को बड़े पिलर्स लगे हैं इस बजट के, जो कि आगे चल करके विल सर्व अस वेल। जी राजेश सर, यही सवाल, 3 बड़ी चीज़ें आप इस बजट से क्या लेके जा रहे हैं? पहली चीज़, दे हैव डन अ लॉट ऑफ गुड टू फार्मर्स। फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लोग हमारे टेबल पे खाना डालते हैं, तो इनकी इज्जत करना, इनको रिकॉग्नाइज करना, दिस इज़ माय फर्स्ट टेक अवे। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने एमएसएमई को इम्पोर्टेंस दी है ना, उससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। यंगस्टर्स हमारे देश की एमएसएमई में काम करना ज़्यादा प्रेफर करेगा रादर दैन किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या बाहर जाने के लिए। तीसरा कि जो इन्होंने अब इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी दे दी है, मतलब अप टू 12 लाख रुपए तक, एक बहुत बड़ा मूव है 7 लाख से 12 लाख पे जाना। ये फ्लूइड इनकम बढ़ाएगा और फिर एक एनकरेज करेगा लोगों को कि आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो और एम्प्लॉय भी जनरेट कर सकते हो। तो इस खास बजट पे आप दोनों ने ही बात की, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।